अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने महात्मा गांधी से रिलेटेड होपफुली पार्ट 1 वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया होगा और आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। आपने ये भी ऑब्जर्व कर लिया होगा कि आपकी बुक में उतना मटेरियल दे ही नहीं रखा जितना मैंने बताया था आपको। और वो जो मैंने पार्ट 1 करवाया था वो जस्ट आपकी एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप इन फ्यूचर कोई भी देने वाले हो तो उसमें बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो लास्ट में मैंने आपको महात्मा गांधी के जीवन इतिहास के बारे में बताया था। एक छोटा सा ग्लिम्स दे देती हूँ। मैंने डेफिनेशंस भी आपको उसमें बताई थी कि जो कि आपके बुक में मेंशन नहीं है, वो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी। उसके बाद थोड़ा और लाइफ हिस्ट्री, उनके फादर मदर और उनकी एजुकेशन के बारे में बताया गया था कि उन्होंने कहाँ कहाँ से की है और उनके जीवन पर किन किन का प्रभाव पड़ा है। उन्होंने वकालत कहाँ से शुरू की या वकालत की पढ़ाई कहाँ पर की, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। वो दक्षिण अफ्रीका क्यों गए, दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद उनके साथ कौन सी रंगभेद की नीति के तहत उनके साथ बुरा हुआ। उसके बाद उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में दक्षिण अफ्रीका में कैसे चलाया, कौन कौन सी घटनाएं थी जो उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा, वो भारत कब वापस लौटे, ये पार्ट 1 वीडियो में आपको बताया जा चुका है। अब हम आ चुके थे कि जैसे ही 1915 में गांधी जी भारत लौटते हैं, 1914 जनवरी 1914 में भारत लौटते हैं और पूरे देश का भ्रमण करते हैं। 1915 में डिसाइड करते हैं एक आश्रम बनाना साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद में, जिसे वो सत्याग्रह का आश्रम बोलते हैं। तो यहीं से उनकी जो देश की आज़ादी, ये कहें कि गुलामी के खिलाफ उनकी जो आंदोलन शुरू करने की परंपरा थी, उसकी तैयारियां शुरू हो गई। गांधी जी ने अपना जो पहला सत्याग्रह 1917 में किया, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन या पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया। तो वो 1917 में बिहार के चंपारण से शुरू किया था। और किसके खिलाफ किया था? अंग्रेजों के खिलाफ किया था। क्योंकि जो नील की खेती करने वाले थे, नील आपको पता ही होगा जो कपड़ों में देते हैं वैसा वाला नील, तो वो नील जो होता था, नील के बाग थे, नील के खेत थे, उनके जो मालिक थे उनका बहुत अधिक शोषण हो रहा था। उनका बहुत अधिक शोषण हो रहा था। गांधी जी ने अपना सत्याग्रह इसी चीज़ को लेकर उन्होंने शुरू किया। अब शोषण क्यों हो रहा था, ये मैं आपको एक चीज़ इसके बारे में बताना चाहूँगी। देखिए, शोषण होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि जो नील की खेती होती है वहाँ पर 2 या 3 फसल के बाद जो है वो भूमि उतनी उपजाऊ रहती नहीं है। उस हाँ जी, एक बेटा, ये लो बेटे। तो उस I have a little kid beside me and she said, बेटा गांधी जी ने जो हाँ, तो फिर मैं नील की जो खेती थी, नील की खेती जहाँ पे भी होती थी वहाँ पर एक बार फसल होने के बाद जो है फसल एक या 2-3 बार फसल होने के बाद उस जगह की उपजाऊ क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। दूसरा, उनका जो उनकी खेती होती थी उनके उचित दाम भी नहीं देते थे, तो भूमि अब अनुपजाऊ हो जाएगी, कुछ भी उसमें फिर नहीं उगेगा ना, बल्कि नील भी नहीं उगेगा। तो ऐसे में मालिकों का बहुत अधिक शोषण हो रहा था, उनसे जानबूझकर ये खेती करवाई जाती थी अंग्रेजों द्वारा। गांधी जी ने इसका विरोध किया और इसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया। इसके बाद आते हैं, इसके अलावा एक उन्होंने बारदोली में भी उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया था 1918 में। ये छोटा सा एक पॉइंट मैं आपको बिल्कुल लास्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अभी के लिए अब हम आते हैं एक इम्पोर्टेंट आंदोलन पर। भारतीय स्वतंत्रता में गांधी जी के युग की शुरुआत 1920 में हुई थी असल में, और पहला असहयोग आंदोलन था। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। भारत में असहयोग आंदोलन का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक विरोध जताना और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना था। सविनय अवज्ञा मतलब विनम्रपूर्ण, बड़े ही नरम तरीके से जो है सरकार का विरोध करना, अब जो सरकार की बातें उसे मानने से इनकार करना। और ये असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू और इसमें पूर्णतः सफल भी हुआ। इसके आंदोलन के शुरू होने का कारण 1919 का रॉलेट एक्ट था, जो कि एक बहुत ही भेदभावकारी एक्ट था। इसमें जब ये एक्ट लागू हुआ तो बहुत से भारतीय नेता थे, उन्होंने अपनी उपाधियां लौटा दी, अपने सम्मानों का परित्याग कर दिया, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, छात्रों ने कॉलेज और स्कूल कर बैठ गए और महात्मा गांधी जी के अहिंसा और असहयोग के आंदोलन में वो कूद पड़े और इस संदेश को पूरे देश में प्रचारित करना शुरू कर दिया।
लोगों ने मतलब कि रोलेट एक्ट को इस शांतिपूर्ण तरीके से जो है असहयोग करना सरकार का शुरू कर दिया। इसी दौरान गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन नामक अपने दो साप्ताहिक समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात भी पहुंचाई। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जानना कि यंग इंडिया और नवजीवन किसने लिखे थे ये पत्रिकाएं? ये गांधी जी ने लिखी थी। ये बहुत बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूपीएससी में भी ये पूछा गया था। तो सर्वत्र विदेशी कपड़ों को जला दिया गया। सबने अपने घरों में चरखों से कपड़े बुनने शुरू कर दिए और खादी के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। हालांकि आंदोलन अपने जोरों शोरों पे था, लेकिन 1922 में चोरा चोरी की एक घटना हो गई। क्या हुआ कि एक पुलिस स्टेशन में लोगों की भीड़ घुस गई और उन्होंने हिंसा कर दी और वहाँ कुछ पुलिसकर्मियों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। इससे गांधी जी बड़े ही आहत हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इस आंदोलन को वापस ले लेंगे। हालांकि बहुत सारे नेताओं ने, नेहरू जी ने, CR दास ने, बहुत सारे नेताओं ने इस चीज़ का विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस ने भी विरोध किया कि अब ये आंदोलन इतने पीक पे था कि अंग्रेजी सरकार घबरा गई और ऐसे में इस आंदोलन को वापस ले लेना कहीं ना कहीं एक गलती है, क्योंकि अभी हम फ़ायदा उठा सकते थे ब्रिटिश सरकार की कमजोरियों का। इस दौरान एक और फैक्ट मैं बता देना चाहती हूँ कि गांधी जी ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, 1927 में। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रख लें। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या था? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उसे हिंदी में कहते हैं। 1927 में प्रकाशित की थी उन्होंने, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ नाम से। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। 3.5 वर्षों के अंदर ही इसकी 3 लाख प्रतियां बिक चुकी थी। ये आत्मकथा बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई और बहुत सारे देशों, भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका बहुत अधिक अलग अलग भाषाओं में अनुवाद होकर ये बिकी थी। फिर वो नमक सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। नमक पर टैक्स लगा दिया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा, जिसका उद्देश्य फिर वो इस टैक्स के खिलाफ, क्योंकि नमक जो एक मूलभूत चीज़ है, लोग रोटी नमक खाते हैं जो कि एक बेसिक सी चीज़ है, उस बेसिक चीज़ पर ही टैक्स लगा देना उन्हें बड़ा ही नागवारा गुजरा। और वो चाहते थे कि किसी ना किसी तरह जो है नमक सत्याग्रह चलाकर अंग्रेजों को इसके विरोध किया जाए। तो नमक सत्याग्रह वो शुरू कर देते हैं और 1930 को वो दांडी यात्रा शुरू कर देते हैं। इसके बाद 5 मार्च 1931 को 12 मार्च 1930 को वो दांडी यात्रा शुरू करते हैं दांडी जगह से। ये एक अहिंसक आंदोलन था नमक सत्याग्रह को वापस लेने के लिए, लेकिन अंग्रेजी सरकार नहीं मानती है। ये आंदोलन लगातार खिंचता जाता है, लेकिन लॉर्ड इरविन क्या करते हैं, गांधी जी को लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्वाइट करते हैं बात करने के लिए। तो 5 मार्च 1931 को बापूजी लंदन की जो सेकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें शामिल होते हैं। लॉर्ड वायसराय इरविन से वो बात करते हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि तौर पे। हालांकि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए टोटल, एक 1930 में हुआ, 1931 में, 1932 में, ऐसे 3 सम्मेलन हुए थे। और ये गोलमेज इसलिए क्या टेबल होती है, गोल टेबल होती है, उसके चारों ओर जो इनवाइटेड नेता है वो बैठते हैं और अपनी बात रखते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने अपना अधिक सहयोगात्मक रवैया नहीं दिखाया इस गोलमेज सम्मेलन के दौरान। तो ब्रिटिश सरकार ने इस रवैये से बेहद निराश हो गए गांधी जी, और 1932 में उन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने स्थगित कर दिया था दांडी यात्रा के साथ, जो 1930 में उन्होंने शुरू किया था, वो फिर से 1932 में उन्होंने शुरू कर दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? 1930 में। ये बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट एक आंसर जाता है। और सविनय आंदोलन शुरू क्यों किया गया था? नमक सत्याग्रह की वजह से। तो देखिए 1912 में ये सारी चीज़ें चल ही रही थी। क्या होता है, स्लाइड्स पीछे नहीं जा रही हैं। हाँ जी, तो 1932 तक, हम 32 में सविनय आंदोलन फिर से शुरू गए, लेकिन लोग उतने साथ जुड़े नहीं इस दौरान। इसी दौरान एक पैक्ट हुआ। 3rd गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए। उन्हें लगा कि ब्रिटिश सरकार का सहयोगात्मक रवैया नहीं है। BR अम्बेडकर ऐसे थे जिन्होंने सभी गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, खासतौर पर हरिजनों का पार्टिसिपेट उन्होंने किया, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से किया।
अ, तो 1932 में जो है ये जो सामुदायिक अधिनिर्णय था, जिसे कि पंचाट कहा था, कम्युनल पंचाट भी कहा जाता है इंग्लिश में, कम्युनल डिक्लेमेशन थी वो भी कहा जाता है। ये लॉर्ड इरविन और अंबेडकर के बीच में हुई, और उस टाइम गांधी जी जेल में थे। इस सामुदायिक अधिनिर्णय में, सांप्रदायिक अधिनिर्णय भी जिसे कहते हैं, अधिनिर्णय के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किया जाए, यानी कि फूट डालो राज करो की नीति। अभी तक हिंदू मुस्लिम को अलग करने की बात कर रहे थे अंग्रेज, अब जो आम जो हिंदुओं का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट माने जाते थे, हरिजन दलित, उनको भी अलग करने की बात होने लगी। तो 20 सितंबर 1932 को गांधी जी अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि इस तरह से वो भारत को टूटते हुए नहीं देख सकते जाति के आधार पर। पूरे देश में सनसनी फैल गई। तो उसी दौरान जो है पुनः पैक्ट हुआ, और अम्बेडकर और अम्बेडकर जी ने बहुत सारी चीज़ों को वापस ले लिया, और महात्मा गांधी जी ने भी मान लिया कि विधानमंडल में जो अल्पसंख्यक वर्ग है, दलित वर्ग है, उनको संयुक्त निर्वाचन के तहत विशेष आरक्षण प्रदान कर दिया जाएगा। अब क्या था, अब उन्होंने इस तरह से उन्होंने पाया भारत जो है जाति आधार पर बढ़ता जा रहा है, दलित वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग के आधार पर बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने एक पत्रिका फिर से अलग नाम से शुरू की, हरिजन पत्रिका। तो ये पत्रिका भी आप ध्यान रखें एमसीक्यू के पर्पज से कि हरिजन किसने शुरू की। 1942 में एक और इम्पोर्टेंट दौर आ जाता है, गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको ध्यान रखें। और इसी दौरान वो करो या मरो का नारा भी देते हैं। तो ये भी बहुत बार पूछा गया, करो या मरो का नारा कब दिया गया, किस आंदोलन में दिया गया, तो आप ध्यान रखें। तो इसी प्रक्रिया के दौरान ये आंदोलन चलता गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, ब्रिटेन उसमें उलझ गया, बहुत से आर्थिक और राजनीतिक नुकसान ब्रिटेन को हुआ। इधर भारत में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था। इन परिस्थितियों के बीच ब्रिटेन जो है ये गुलामी भारत की बहुत अधिक दिनों तक संभाल नहीं सकता था, तो वो बैकआउट कर जाते हैं और भारत को स्वतंत्र कर देते हैं। लेकिन देखिए, जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस समय गांधी जी नावखली में सांप्रदायिक दंगों से पीड़ित लोगों के पहुंचे हुए थे, क्योंकि आज़ादी के साथ ही हमारे यहाँ दंगों ने भी कदम रख दिया था। लेकिन गांधी जी ने कोई जश्न नहीं मनाया। उन्होंने नावखली में सांप्रदायिक दंगों पीड़ितों से वो मिले, उन्होंने देश भर में जाकर सांप्रदायिक दंगों को ख़त्म करने की बात की। इससे एक हिंदू धड़ा जो है, हिंदूवादी धड़ा जो है, नाराज़ था। वो मुसलमानों का खात्मा चाहते थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान की तरफ सभी मुस्लिम चले जाएँ और भारत सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र रहे। ऐसे में गांधी जी इस तरह के दंगों को शांत कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहे थे, जो कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं थी। तो 30 जनवरी 1948 को इसी उनके भाईचारे की जो प्रक्रिया था, इसका उनको भुगतान करना पड़ा। और गांधी जी को दिल्ली स्थित बिरला मंदिर के सामने जब वो अपनी शाम की पूजा प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, उस समय नाथूराम गोडसे व्यक्ति ने 3 गोलियां उनके सीने में चलाई और उनके वो ज़मीन पर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। और उनके मुँह से 2 ही शब्द निकले, हे राम। और उनका अंतिम संस्कार यमुना नदी के तट पर ही कर दिया गया था। तो अंतिम शब्द क्या थे? हे राम। ये ध्यान रखना आपको, किसने गोली चलाई, ये भी एक एमसीक्यू है। उनकी मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके जन्म दिवस पे ही भारत में गांधी जयंती बनाई जाती है, जिसे अहिंसा दिवस भी कहा जाता है, 2 अक्टूबर को। भारत के लोगों ने प्यार से बापू भी कहते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि वो मानवता और शांति के प्रतीक बन गए थे। एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपकी बुक में बहुत ही छोटे से तरीके से दे रखा था, वो था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु हैं। इन्होंने ही 1919 तक महात्मा गांधी को रोके रखा कि राजनीति में उनका प्रवेश करने का भी सही समय नहीं आया है, और इसी के साथ वो रुके रहे। कहने का मतलब ये यहाँ एक एमसीक्यू ये है कि गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। 1900 एक और एमसीक्यू है जो आपके इसमें डिस्कस नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें गांधी जी अध्यक्ष के तौर पर शामिल हुए? तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन था। पूना पैक्ट 1932 किस के बीच हुआ? BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने कब शुरू किया? 1918 में शुरू किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हिंद स्वराज याद रखना आपको। इसके अलावा दूसरी बुक है दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, सत्या के प्रयोग, जो कि इनकी आत्मकथा मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके गीता माता भी है। इसके अलावा उनकी कुछ पत्रिकाएँ हैं, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, ये सारी। तो ये आपको ध्यान रखनी है।
जो कि आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं। तो इस तरह से आपको इंट्रो लिखना है, फिर उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन की मैंने कुछ लाइंस बता दी थी, फिर आपको जो है डेफिनेशन लिखनी है, फिर ये रचनाएं लिखनी है। इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसी के साथ मैं जो इनका लाइफ हिस्ट्री है वो कंप्लीट करती हूँ। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।